एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आईबीपीएस क्लर्क आने में एक सप्ताह भी बचा है, जिनका 18th और 19th को एग्ज़ाम है। तो लास्ट 1 वीक में हम लोग को क्या करना चाहिए जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएँ, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो इसमें मैं बताऊँगा आप लोग को कि मॉक्स कितने देने हैं और कब देने हैं, किस तरीके से देने हैं। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको हम लोग एक जनरल वे में नहीं बता सकते हैं कि आपको इतना मॉक देना है। ये डिपेंड करता है कि आपका भी लेवल कैसा है। तो मैं लिखा हूँ कि 3 टाइप्स के अभी लोग हो सकते हैं, 3 लेवल के लोग हो सकते हैं। एक हो सकता है बिगिनर, एक हो सकता है जो 50+ अटेम्प्ट करके आया है पीओ एग्ज़ाम में, दैट इज़ एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। और वो 50+ तब है जब एक्यूरेसी के साथ करके आया है। और तीसरे कैटेगरी में आएंगे जो 60+ करके आए हैं पीओ एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बिगिनर के लिए अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का अभी कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, सब चीज़ का क्लियर नहीं होगा। जैसे क्वांट में अगर देख लें तो अर्थमेटिक शायद क्लियर नहीं होगा, बट लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है फिर भी आपके लिए क्लियर करना। तो आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले तो अपने बेसिक चीज़ कवर कीजिए। जैसे क्वांट में अगर हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम क्वांट, आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए आप ट्रिक देखिए यूट्यूब से, जहाँ से भी आप पढ़ते हो उसको परफेक्ट कीजिए। ट्रिक को याद कभी नहीं करना है, ट्रिक पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करना है, तो वो ट्रिक अपने आप याद हो जाता है। और अर्थमेटिक को अभी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वांट में बिना अर्थमेटिक किए भी प्री क्लियर किया जा सकता है। रीजनिंग में अगर देखेंगे तो बेसिक तो आपका क्लियर होगा, जैसे सीलॉग्स हो गया, इनइक्वलिटी हो गया। पजल्स को छोड़ के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब तो क्लियर होगा। पजल्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अर्थमेटिक के जैसा पजल्स को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि पजल्स बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं प्री में। तो उसमें पजल्स कोशिश कीजिए कि इन 7 दिनों में आपका थोड़ा सा और इम्प्रूव हो पाए, और पहले से अगर इम्प्रूव है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। इंग्लिश में अगर देखें तो ग्रामर सब कभी मत पढ़िए। ग्रामर्स के रूल एक एक चैप्टर वाइज, नाउन प्रोनाउन ऐसे करके अगर पढ़ोगे तो उतना टाइम ही नहीं बचा अपने पास। अगर आप इंग्लिश में यही कह सकता हूँ कि अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई मीन रीडिंग एबिलिटी पहले से ही अच्छा है, तभी आप ये क्लियर कर पाओगे। अच्छा नहीं भी हो तो मॉडरेट हो, क्योंकि ये क्लर्क का एग्ज़ाम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैराजम्बल कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आपका ठीक ठाक लेवल का है तो वो कीजिए। और अगर मॉक्स पे आप लोग को देखा जाए तो मॉक क्या कीजिए कि बस 2 से 3 मॉक दे दीजिए एग्ज़ाम के पहले। 2 से 3 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी ज़्यादा मॉक दीजिए मत, उसमें फालतू टाइम वेस्ट करोगे। आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, मॉक दे के क्या करोगे। तो बस 2 से 3 मॉक इसलिए दे दीजिए कि एक एग्ज़ाम का वो एनवायरनमेंट आप फील कर सकें, अटैम्प्ट कैसे करना है वो सबको आप स्ट्रेटेजी बना सकें उसके लिए। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगा अटैम्प्ट करने का आप लोगों के लिए कि सबसे पहले क्वांट खुलेगा, सॉरी इंग्लिश खुलता है सबसे पहले। वैसे कुछ भी खुल सकता है, बट हम लोग देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कि क्वांट ही, ये रीजनिंग ही इंग्लिश पहले खुलता है। तो इंग्लिश में क्या कीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दीजिएगा अगर आए, बाकी सब क्वेश्चंस को इन सीक्वेंस कीजिए। लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना बचा है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचा है, लेट से 8 से 10 मिनट बचा है, तो आराम से पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर टाइम कम बचा है, समझ लीजिए 2 से 3 मिनट ही बचा है, तो क्या कीजिए, वो कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वो सिनोनियम्स एंटोनियम्स वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो उसको आप बस सॉल्व कर लीजिए, 2 से 3 मिनट के अंदर वो सॉल्व हो जाएगा। और अब नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो लोग अपने पीओ के एग्ज़ाम में 50+ करके आए होंगे, 50+ विथ एक्यूरेसी करके आएंगे। इंग्लिश में इट इज़ ओके, 2 से 3 क्वेश्चन गलत होना फेयर है, मतलब सबके साथ ही होता है, लैंग्वेज है तो गलत हो ही जाता है। बट रीजनिंग क्वांट में अच्छा आपका एक्यूरेसी होगा और 50+ करके आए तो ये आपके लिए है। आपको क्या करना है, 3 से 4 मॉक्स डेली देना है। अब 3 से 4 मॉक्स सुन करके आप डरिए मत, कुछ इस तरीके से देने हैं कि इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक मॉक फुल लेंथ दीजिएगा, मतलब उसमें इंग्लिश भी होना चाहिए, क्वांट भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए। तो ये आप फुल मॉक दीजिए। और ये कब दीजिए ये मैं बाद में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नेक्स्ट स्लाइड में, वो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। एक आपको फुल लेंथ देना है, कब देना है वो मैं आगे में बताऊंगा। और बाकी 2-3 मॉक आपको उस टॉपिक का देना, आई मीन उस सब्जेक्ट का सिर्फ देना है जिसमें आप वीक हो। जैसे मैं अगर अपने आप को कंसिडर करता हूँ तो मैं इंग्लिश में ठीक ठाक हूँ, रीजनिंग क्वांट में मेरा स्पीड थोड़ा सा स्लो है,
इंग्लिश में आराम से 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चंस कर लेता हूँ। पीओ एग्ज़ाम में भी मेरा अटैम्प्ट इंग्लिश में 30 रहा है दोनों एग्ज़ाम में। तो मैं क्या करता हूँ कि बस अभी क्वांट का और रीजनिंग का मॉक दे रहा हूँ, मतलब 20-20 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश का मैं स्किप कर देता हूँ। उसका 40 मिनट का हो गया, 20 मिनट में मैं एनालाइज भी कर लेता हूँ, जो पजल्स नहीं बन पाया उसको कर लेता हूँ, जो अर्थमेटिक नहीं बन पाया 20 मिनट के अंदर कर लेता हूँ। तो 1 घंटे के अंदर मेरा पूरा मॉक कंप्लीट हो जाता है, एनालिसिस प्लस मॉक गिविंग। तो आप लोगों को भी यही करना है अभी, एक फुल लेंथ दीजिए प्लस 2 से 3 मॉक दीजिए जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो। अगर सिर्फ इंग्लिश में वीक हो तो सिर्फ इंग्लिश का दे दो 20 मिनट का, सिर्फ क्वांट में वीक हो तो सिर्फ 20 मिनट क्वांट का दे दो, अगले 10-15 मिनट उसमें एनालिसिस कर लेना। अगर तीनों ही सब्जेक्ट में वीक हो बाई चांस तो फिर तभी तीनों का देना, अगर 4 नहीं दे पाओगे तो 3 मॉक जरूर दे देना। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मेंस का भी प्रिपरेशन करना है। ये एक सप्ताह आपको मेंस नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप 50+ करके आओ तो चांस है, डेफिनेटली चांस है, बाउंड्री में हो आप, चांस है कि आप क्लियर कर लोगे। तो अगर क्लियर कर लिए उसके बाद आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सुनने में यही आ रहा है कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम 2 जनवरी को होगा, कुछ सोर्सेज से पता चला है और ट्रस्टेड सोर्सेज हैं वो सब। तो अगर 2 जनवरी को हो गया आपका एसबीआई पीओ निकल गया तो फिर मुश्किल है, मतलब उतने कम टाइम में आप मेंस नहीं क्लियर कर पाओगे, इसलिए अभी 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 मेंस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपके लिए। और थर्ड कैटेगरी के लोग वो हैं जो पीओ एग्ज़ाम में 60+ करके आए, जो एक अच्छा अटैम्प्ट मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि एसबीआई पीओ अगर देखा जाए तो इस बार लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था, आईबीपीएस पीओ का भी मॉडरेट था, पिछले साल जैसा ही था। और 60+ करके आए विथ गुड एक्यूरेसी, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो आप लोग का चांस बहुत ज़्यादा है क्लियर करने का। तो अगर जब बहुत ज़्यादा क्लियर करने का चांस है पीओ एग्ज़ाम, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी भी मेंस पे ही, और क्लर्क पे कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 60+ करके आ रहे हो प्री में, पीओ के एग्ज़ाम में, तो आपका ऑलरेडी प्री का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। तो आपको क्लर्क प्री के लिए ज़्यादा अलग से तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। मेरा भी 60+ ही दोनों पीओ एग्ज़ाम में हुआ है अटैम्प्ट, तो मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वही मैं आपको भी अभी बताता हूँ, तो आपको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप लोग को लगता ही होगा कि हाँ ठीक है, मेरा मेंस क्लियर करने का चांस है, तो मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्री पे कम ध्यान देना है अभी। तो आप लोग क्या कीजिए, एक मॉक दीजिए पर डे। वो मॉक डिपेंड करता है, आप अगर तीनों सब्जेक्ट में, अगेन जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर तीनों सब्जेक्ट में फील करते हो कि थोड़े थोड़े वीक हो, इंप्रूवमेंट का जरूरत है, तीनों सब्जेक्ट का दीजिए। मैं तो बस इसका दे रहा हूँ, रीजनिंग का और क्वांट का दे रहा हूँ। तो आप लोग को भी जो सब्जेक्ट वीक लगता है बस वो सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक दे दीजिए, और बाकी टाइम्स मेंस पे फोकस कीजिए। करेंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, हाई लेवल का क्वांट और रीजनिंग आप ये एग्ज़ाम के बाद, आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम के बाद भी कर लोगे, बट करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स आज के डेट पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस क्लियर करने के लिए। तो ये हो गया तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और आप लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए। अब जो मैं कह रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो ये 7 दिन में आपको ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम के दिन भी ध्यान रखना है, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहला ये पॉइंट है, इसमें मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूँगा। सबसे पहला ये पॉइंट है कि आप लोग को एग्ज़ाम देना है एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में, आई मीन मॉक देना है। अभी जो 7 दिन आप मॉक दोगे वो एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में देना है। एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट से कहने का मेरा ये मतलब है कि आपको मॉक देना है, जैसे एग्ज़ाम में होता है कि कभी कभी हम लोग के पास डीम लाइट होता है, ऊपर CFL नहीं लगा होता है, ऊपर ट्यूब लाइट नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को उस कंडीशन में मॉक देना होता है। तो घर में भी आप अपने आप को उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को उसी तरीके से हैबिचुएटेड कीजिए कि हाँ, अगर सच में एग्ज़ाम में अगर मुझे लाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, प्रॉपर साइलेंस नहीं होगा, कुछ लोग बात भी कर रहे होंगे आसपास, तो भी मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और दूसरी पॉइंट ये है कि मास्क लेकर के, मास्क पहन के एक मॉक एक दिन में कम से कम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मास्क पहनने का आदत भी होना ज़रूरी है। जो लोग घर में बैठे बैठे सेल्फ स्टडी करें, कभी बाहर नहीं निकलते, वो मास्क तो पहनते नहीं हैं। तो एग्ज़ाम के दिन अचानक से मास्क पहने तो उनको इरिटेशन जैसा फील होता है, एक दिक्कत फील होता है, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं वो सब। तो आप पहले से अगर मास्क लगा के प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी गुड। मास्क लगा के 1 घंटे का मॉक दीजिए। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को एक मॉक, जो लोगों को एक मॉक एक दिन में देना है और जो लोगों को 3-4 मॉक एक दिन में देना है, वो सबको कम से कम एक मॉक उस टाइम पे देना है जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम किस टाइम पे है। अगर 8 बजे लेट से रिपोर्टिंग टाइम है
तो आपका एग्ज़ाम 8 बजे से शुरू नहीं होगा, 9 बजे से शुरू होगा। और जिनका 10:30 होगा उनका 11:30 से शुरू होगा, मतलब रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे बाद एग्ज़ाम शुरू होता है। तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे ही एक मॉक ज़रूर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका क्लॉक डिसाइड हो जाएगा। ये क्लॉक फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 7 दिन लगातार उसी टाइम पे एग्ज़ाम मॉक दोगे और फिर एग्ज़ाम भी उसी टाइम पे दोगे, तो वो आपके लिए कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं होगा। उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ और इसका मुझे फल मीन्स पता फील हुआ है कि मतलब इससे फ़ायदा होता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कई लोग फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लाइक लोग उतना फोकस इस पे नहीं करते हैं, बट करना चाहिए। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपने आप को कम से कम 1-2 मार्क्स आपका बढ़ा सकता है। तीसरी पॉइंट्स ये मैं बोलने जा रहा था कि आपको माउस यूज़ करके एग्ज़ाम देना है। जैसे लैपटॉप में हम लोग देते हैं तो लैपटॉप का जो ट्रैक पैड होता है उसी को यूज़ कर लेते हैं। और वो क्या होता है, थोड़ा सा यूज़ करने डिफरेंट वे है, माउस से डिफरेंट वे में उसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग को उसी का आदत होता है, एग्ज़ाम में माउस होता है, तो उससे हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए माउस को हैंडल करने में। तो माउस के साथ हैबिचुएटेड होना ज़रूरी है। माउस के साथ मॉक दीजिए। और जो लोग मोबाइल से दे रहे हैं, संभल जाइए अभी से। मतलब एक सप्ताह बचा है, मोबाइल को अब छोड़िए। लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है तो किसी फ्रेंड का बोरो कीजिए, किसी रिलेटिव का बोरो कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आसपास साइबर कैफ़े में जाइए, 1 घंटे का पैसे दे करके 1 घंटे का मॉक दे करके आइए। लैपटॉप में आई मीन वहाँ पे पीसी रहता है, पीसी में दे के आइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल तो आपको रहेगा नहीं एग्ज़ाम में मॉक देने में। मोबाइल में बहुत डिफरेंट होता है, लैपटॉप में बहुत डिफरेंट होता है, ये कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये 3 पॉइंट्स मैं कहना चाहता था। और अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। आईबीपीएस क्लर्क का लेवल डेफिनेटली पीओ से तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो वैसा कुछ रहेगा नहीं कि आप शॉक हो जाओगे देख करके। काम रहिएगा, पीसफुली एग्ज़ाम दीजिएगा, सही जाएगा एग्ज़ाम। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।